हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी स्टडी अलर्ट पे पशु टीचर भर्ती की जो रेगुलर क्लासेज है वो चल रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए हैं। देखो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो पशुपालन यानी बी पार्ट की रहने वाली है। आप सभी को पता है पशु टीचर के पेपर में आपके 45 प्रश्न है, यानी 45 नंबरों का बी पार्ट आएगा। 45 प्रश्न आपके बी पार्ट के आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपके बीच में अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूँ। किसकी? बी पार्ट यानी पशुपालन की। अगर आपको बी पार्ट में कुछ भी नहीं आता है या फिर आपने बी पार्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना भाई। इस क्लास में मैं आपको बी पार्ट है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो ये क्लास आपके लिए रामायण घोषित होगी। बिल्कुल बेसिक से हम बी पार्ट देखेंगे और हमारा टारगेट है कि इस बार हमें बी पार्ट में 45 में से 45 क्वेश्चन ये राइट करनी है। तो एकदम अच्छे से देखना क्लास को। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कराए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पशु टीचर भर्ती की जो तैयारी है वो बिल्कुल जीरो लेवल से करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल रही है, जैसे राजस्थान जी के, पशुपालन, साइंस, मैथ, इन सभी की क्लास मिल रही है। प्लस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। बस आप सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं मिले तो आप इन पे मैसेज कर देना। जिनको मिल गए तो अच्छी बात है, और जिनको अभी तक राजस्थान जी के बी पार्ट, साइंस, मैथ, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, इन सभी के अगर नोट्स नहीं मिले हैं तो आप 9024314858 यानी 9024314858 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। पशुप्रिय स्टूडेंट के नाम से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिनको मिल गए हैं वो मत करना, और जिनको नहीं मिले हैं तो एक बार आप इन नंबर पे मैसेज कर देना। आपको बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलेंगे राजस्थान जीके के, जैसे भूगोल, इतिहास, साइंस, मैथ, कला, संस्कृति, इन सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो आपका क्या करा है कि भारतीय देसी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर आपने ना बी पार्ट में कुछ नहीं पढ़ रखा है ना तो आप क्लास को ना बिना स्किप के एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना। एक एक प्रश्न में आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या करा है कि भारतीय देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। बोस इंडिकस है, बोस टोरस है, या फिर केप्रा हिरकस है, या फिर आपका केबोलॉस है। तो इसमें देखो आपका भारतीय देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा बोस इंडिकस। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आप क्या बताओगे? बोस इंडिकस बताओगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ पे विदेशी नस्ल की गाय का वैज्ञानिक नाम तो आप क्या बताओगे? बोस टोरस बताओगे। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पे गाय के अंदर आपकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? गाय के अंदर 60 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, अगर आपको पूछ लिया जाए गाय के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताओगे? 32 होती है। और गाय की अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपकी राष्ट्रीय आणविक पशु जो आपकी संस्था है, ठीक है, ब्यूरो, उसके अनुसार अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय की नस्ल कितनी है तो गाय की कितनी नस्ल है भैया आपकी? अगस्त 2022 तक गाय की आपकी 53 नस्लें हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है, हाँ ये भी देख लेना साथ में। विदेशी गोवंश वैज्ञानिक नाम है आपका बोस टोरस, और आपका भारतीय गोवंश का है बोस इंडिकस। अगला प्रश्न देखो क्या करा है कि पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका प्रश्न क्या करे कि पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दुग्ध जोर होता है। ध्यान रखना, पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है, कौन सा रोग होता है? दुग्ध जोर होता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या करे, एकदम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न कि गाय का गर्भकाल कितना होता है भाई। ये देखो आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंगल प्रश्न आपको यहाँ से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि गाय का गर्भकाल कितना होता है। देखो विद्यार्थियों, जो पशुओं में गर्भकाल है इसमें कोई फिक्स नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी कोई बुक में 280 मिल रहा है, कोई बुक में हमें यहाँ पे 282 मिल रहा है, ठीक है, कोई में कुछ अलग मिल रहा है। तो देखो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आपकी कट ऑफ होती है ना, जैसे कोई आपकी मान लो एग्जाम हुई है, मान लो आपकी कोई एग्जाम हुई है, 100 नंबर का आपका पेपर था। अब कई जगह आपको कट ऑफ बताई जाएगी जैसे 75, तो उसमें आपको बोला जाता है कि 5 ऊपर नीचे कर लेना। तो वही सिस्टम इसमें होता है। जैसे गर्भकाल है ना, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। अब आपको पता है 4-5 दिन है, या आपको पता है ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन औसत आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप ये मत सोचना कि कई जगह 280 मिल रहे, कोई जगह 282, वो सभी सही है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स थोड़ी ना है। अब कोई गाय है वो मान लो आपको मैं बता दूं जैसे 280 दिन के बाद भी आती है, तो कोई आपकी 282 दिन के बाद भी आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका औसत कितना हो जाएगा? 280 से लेकर आपका यहाँ पे 285 तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? 280 याद रखना है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि भैंस का आपका गर्भकाल कितना होता है तो आप क्या बताओगे? 310 दिन होता है। ठीक है, भैंस का कितना होता है गर्भकाल? आपका 310 दिन होता है। कई जगह आपको 307 दिन भी देखने को मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 2-4 दिन आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बकरी का कितना? आपका 155 दिन का है। बकरी का कितना है? 155 दिन का। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि
हाँ, ये देख लो भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट के लिए आप इसको एक बार अच्छे से समझो। यहाँ से आपको 1% सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे क्या कह रहा है कि गाय का आपका गर्भकाल कितना है, 280 है भाई। अब कई जगह आपको 282 भी देखने को मिल सकता है, वो भी सही है और ये भी सही है। आपको याद कैसे करना है, आपको 280 से 285 के बीच याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद भैंस का आपका गर्भकाल कितना है, 310 दिन का। भेड़ का आपका कितना है, 148 दिन का। उसके बाद आपका बकरी का कितना है, 155 दिन का। उसके बाद आपके घोड़े का कितना है, 341 दिन का। और उसके बाद आपका यहाँ पे सूअर का कितना है गर्भकाल, 114 दिन का। और मुर्गी का कितना है, 21 दिन का। और ऊंट का कितना है, 390 दिन का। और यहाँ पे कुतिया आपका कितना हो जाएगा, 62 दिन का। और एक आपका हथनी का, इसका आपका कितना हो जाएगा, 690 दिन का। अगर आपको पूछ लेते कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा दिन का गर्भकाल किसका होता है, तो आप क्या बताओगे, हथनी का होता है। और सबसे कम दिन का गर्भकाल किसका होता है, मुर्गी का होता है। कितने दिन का, 21 दिन का। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे ज्यादा, एक सबसे कम। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपको अगला एक देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि गाय के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि गाय के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, बायर। क्या कहा जाता है, बायर कहा जाता है। और भेड़ और जो आपकी यहाँ पे बकरी है, इसके भेड़ और जो बकरी है, ठीक है, उनको जहाँ पर रखा जाता है या फिर उनका जो रखने का स्थान है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और घोड़े के रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्टेबल कहा जाता है। ये भी आपको साथ में याद करना है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि मांस के लिए बकरी की कौन सी आपकी सर्वाधिक नस्ल उपयुक्त है, ये बताना आपको। मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल आपको बतानी है। सिरोही है, शेखावाटी है, परबतसरी है, या फिर जमुनापरी है। देखो, मांस के लिए आपकी कौन सी हो जाएगी, मांस के लिए गुरुजी आपकी सिरोही हो जाएगी, ठीक है। मांस के लिए आपकी सबसे उपयोगी नस्ल किसकी हो जाएगी, बकरी की कौन सी हो जाएगी, सिरोही हो जाएगी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताओगे, चेवन के नाम से। बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है, चेवन के नाम से। और बकरी में अगर आपको गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए, तो आप क्या बताओगे, बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी, गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है 60। और बकरी का आपका गर्भकाल कितना होता है, 155 दिन का, ठीक है। और बकरी से रिलेटेड आपको एक ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि बकरी के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बकरी के अंदर आपकी दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 32 होती है। देखो भाई, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों के अंदर दांतों की संख्या आपकी कितनी है, 32 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरी अनुसंधान संस्था कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, मगदमू उत्तर प्रदेश के अंदर है। बकरी अनुसंधान संस्था कहां पर है, मगदमू उत्तर प्रदेश के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखो। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दूध की रानी किसे कहा जाता है, दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिरोही, सानेन, बारबरी या फिर जमुनापरी। देखो, सिरोही तो आपको पता है मांस के लिए उपयुक्त है। सिरोही किसके लिए उपयुक्त है, मांस के लिए उपयुक्त है। ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और दूध की रानी ये किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है, सानेन बकरी की नस्ल को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या है कि दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम आपकी उच्च विधि कौन सी है। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि आपकी कौन सी है, पूर्ण हस्त दोहन की है, अंगूठा विधि है, चुटकी विधि है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी हम दूध निकालते हैं, उसके लिए सबसे उचित आपकी विधि बतानी है कौन सी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी दुग्ध दोहन की आपकी सबसे उचित विधि है, ये कौन सी हो जाएगी, पूर्ण हस्त दोहन हो जाएगी। यानी दूध निकालने से पहले हाथ धोने की, ठीक है। जब हम दूध निकालते हैं ना, उससे पहले हमें क्या धोने चाहिए, अपने हाथ धोने चाहिए। ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे उच्च विधि हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है जब हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो हस्त दोहन आपकी विधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कि गाय भैंस का दूध है ये कितने आपके समय के अंदर निकालना चाहिए, यानी समय अवधि कितनी होनी चाहिए, गाय भैंस का जब हम दूध निकालते हैं तो उसकी समय अवधि कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 5 से 7 मिनट। यानी दूध कितनी देर में निकालना चाहिए, 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर यहाँ पे दूध निकालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। ये बताओ भी, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे गाय के दूध में या फिर आपके बकरी के दूध में या फिर भेड़ के दूध में या फिर भैंस के दूध में। तो विटामिन सी आपके किसके दूध में पाया जाता है, तो इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बकरी के दूध में, ठीक है। विटामिन सी आपका किस में पाया जाता है, बी ऑप्शन, यानी बकरी के दूध में पाया जाता है। और जो टिब्बी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी किसके दूध में है, वो भी आपकी बकरी के दूध में है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, अब वसा किसके दूध में पाई जाती है, वसा गुरुजी आपकी पाई जाती है भेड़ के दूध में, ठीक है।
वसा किसके दूध में सर्वाधिक किस पशु के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है? भेड़ के दूध में। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा किस में देखने को मिलती है, तो मैं डेली आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। भैंस के अंदर भदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है ना, उनके दूध में सबसे ज्यादा वसा देखने को मिलती है। और गाय में आप सभी को पता है गिर गाय की नस्ल में सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे कि मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? ये देख लो, थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी बिल्कुल बेसिक्स है, एकदम आप अच्छे से याद कर लो। मलिनाथ पशु मेला ये आपका किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? जैसे बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, इनमें से कोई नहीं। देखो विद्यार्थियों, बी पार्ट में आपका अलग से टॉपिक लगता है प्रमुख पशु मेले, वहां से आपको बता रहा हूं कम से कम 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़े टॉपिक नहीं है। आप सभी को पता है आपके राजस्थान में कितने मेलों का आयोजन होता है? 10 राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन होता है, और उन 10 में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। उसमें से एक आपका कौन सा है? मलिनाथ पशु मेला है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मलिनाथ पशु मेला आपका कहां पर लगता है। अरे गुरुजी, ये आपका लगता है तिलवाड़ा के अंदर। मलिनाथ पशु मेला आपका कहां पर लगता है? तिलवाड़ा के अंदर। अब आप बोलोगे सर जी तिलवाड़ा कहां पर है? तिलवाड़ा देखो, पहले तो आपका ओल्ड के हिसाब से तो बाड़मेर के अंदर था, ठीक है, ओल्ड जीके के हिसाब से तो कहां पर था? बाड़मेर के अंदर। लेकिन अभी नए जिले बन गए हैं, और नए जिले बनने के बाद आपका ये तिलवाड़ा 21 में आता है? बालोतरा में। बालोतरा में, ठीक है। कौन से जिले में आता है आपका तिलवाड़ा? बालोतरा में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मलिनाथ पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है, अगर आपको बालोतरा ऑप्शन में मिले तो बालोतरा कर देना, अगर आपको बालोतरा नहीं मिले तो बाड़मेर कर देना। अभी प्रश्न में क्या पूछा है कि मलिनाथ पशु मेला है ये किस नदी के किनारे आपका लगता है? तो ये आपका किसके किनारे लगता है? ये आपका लूनी नदी के किनारे लगता है। मलिनाथ पशु मेला ये आपका कौन सी नदी के किनारे लगता है? लूनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रभागा पशु मेला किस नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है? ये देखो गुरुजी, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया अभी। ये क्या आ गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, इस पे आप स्टार लगा लो। क्या कर लो? स्टार लगा लो। चंद्रभागा पशु मेला ये किस नस्ल की बैलों के लिए प्रसिद्ध है? जैसे आपको एक तो दिखा रखा है नागौरी, एक दिखा रखा है हरियाणवी, एक है कांकरेज, एक है मालवी। तो ये आपका हो जाएगा मालवी नस्ल के, ठीक है, मालवी नस्ल के बैलों के लिए आपका प्रसिद्ध है। और चंद्रभागा पशु मेला ये कहां पर लगता है भाई? ये आपका गुरुजी झालावाड़ के अंदर लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? झालावाड़ के अंदर लगता है। झालावाड़ में आपके 2 मेले लगते हैं, और दोनों ही आपके राज्य स्तरीय मेले हैं, और दोनों ही क्या है? प्रमुख है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपका लगता है चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, और दूसरा आपका कौन सा लगता है? गोमती सागर मेला। गोमती सागर पशु मेला ये भी आपका कहां पर लगता है? ये भी आपका झालावाड़ के अंदर लगता है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि थारपारकर नस्ल से संबंधित कौन सा पशु मेला है? थारपारकर नस्ल से संबंधित आपको पशु मेला बताना है कौन सा है। जैसे कृतिक कार्तिक पशु मेला है, या फिर जसवंत पशु मेला है, या फिर मलिनाथ पशु मेला है, या फिर चंद्रभागा पशु मेला है। देखो भाई, थारपारकर नस्ल से संबंधित आपको बताना है। थारपारकर नस्ल आपके राजस्थान में कहां पर पाई जाती है भाई? थारपारकर नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई थी? पाकिस्तान से हुई थी, ये बात आपको पता है। और ये राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है? बाड़मेर क्षेत्र की तरफ, ठीक है, बाड़मेर की तरफ आपको राजस्थान में ये थारपारकर नस्ल देखने को मिलती है। और आप सभी को पता है, और बाड़मेर में आपका मेला कौन सा लगता है? जैसे बाड़मेर बालोतरा एक ही बात है, क्योंकि दोनों पास में है। तो बाड़मेर बालोतरा में आपका कौन सा मेला लगता है? अरे गुरुजी, मलिनाथ पशु मेला लगता है। तो थारपारकर नस्ल से संबंधित आपका कौन सा मेला हो जाएगा? ये आपका मलिनाथ पशु मेला हो जाएगा। इस तरह से आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। अगर आपको पता है कि जैसे मलिनाथ पशु मेला ये कहां पर लगता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको दिमाग से कर सकते हो। जैसे आपको पता है मलिनाथ पशु मेला कहां पर लगता है? बालोतरा बाड़मेर में लगता है। और आप सभी को यह भी पता है कि थारपारकर नस्ल है ये कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। तो आपका थारपारकर नस्ल से संबंधित पशु मेला ये कौन सा हो जाएगा? ये गुरुजी आपका मलिनाथ पशु मेला हो जाएगा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि जसवंत पशु मेला ये कहां पर लगता है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। क्यों? क्योंकि ये आपके जो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं ना, उनमें से आपके ये एक कौन सा है? उसमें से आपका एक जसवंत पशु मेला भी है। ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे? भरतपुर के अंदर। जसवंत पशु मेला कहां पर लगता है भाई? भरतपुर के अंदर लगता है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। राजस्थान के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? अब देखो आपकी जो 20वीं जो पशुगणना है, 20वीं पशुगणना ये किसके द्वारा करवाई गई? ये आपकी राजस्व मंडल के द्वारा करवाई गई थी। तो राजस्व मंडल की स्थापना ये कब हुई थी? अप्रैल 1949 में, जून 1950 में, जुलाई 1950 में, नवंबर 1956 में। तो राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्रैल 1949 में। ए ऑप्शन को आप राइट कर दो। और राजस्व मंडल ने क्या करवाई? 20वीं पशुगणना आयोजित करवाई। और अगर आपको पूछ लिया जाए नवंबर 1956, तो नवंबर 1956 किससे संबंधित है भाई? राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है इसमें कब आया था? राजस्थान नवंबर 1956 में। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अब देखो पशुगणना से संबंधित आपको पूछ लिया जाए कि आपकी 2019 के अंदर जो पशुगणना हुई वो कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे? 20वीं थी, ठीक है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम पशुगणना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1919 के अंदर हुई थी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की पशुगणना
है पहली वो कब हुई, तो आपकी ये कब हुई थी, ये आपकी 1951 के अंदर हुई थी। और इसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि पशुगणना कितने सालों से करवाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, 5 सालों से करवाई जाती है। यानी पशुगणना से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पूछ ली जाए, जैसे सर्वाधिक पशु आपके कहाँ पर पाए जाते हैं पशुधन वाला, तो आपका बाड़मेर हो जाएगा। और सबसे कम आपका कहाँ पर हो जाएगा, सबसे कम आपके कहाँ पर है भाई, जैसे एक तो आपका बाड़मेर हो गया, एक आपका धौलपुर हो गया। और जैसे सबसे कम आपका पशु घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाला आपका कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। यानी पशुधन और पशु घनत्व ये दोनों आपको याद करनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी कहलाती है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कामधेनु कहलाती है देवनी, राठी, मेवाती, हरियाणवी। अब देखो भाई, राजस्थान की जो कामधेनु ये कौन सी नस्ल की गाय कहलाती है, राठी नस्ल की। यानी कि राजस्थान की कामधेनु कौन कहलाती है, राठी कहलाती है। और राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है, चौकाला, चौकला नस्ल की जो भेड़ें होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे मीठा दूध किस गाय का होता है, तो ये भी मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है। जैसे साहिवाल नस्ल की जो गायें होती है ना, उनका दूध क्या होता है गुरुजी, मीठा होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि राजस्थान का पहला मत्स्य बैरण कहां पर है। ये बताओ भी, राजस्थान का पहला मत्स्य बैरण आपका कहां पर है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, पाली में है, उदयपुर के अंदर है। देखो राजस्थान का पहला मत्स्य बैरण आपका कहां पर हो जाएगा, ये गुरुजी आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा। और उदयपुर में आपका क्या है, भैंस प्रजनन केंद्र भी है। उदयपुर के अंदर आपका क्या है भाई, भैंस प्रजनन केंद्र। अगर आपको पूछ लिया जाए भैंस प्रजनन केंद्र है ये आपका कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। और भैंस अनुसंधान संस्था है, भैंस अनुसंधान संस्था ये कहां पर है आपका, ये आपका हिसार हरियाणा में है। ये कहां पर है आपका, हिसार हरियाणा के अंदर। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। बीकानेर के अंदर क्या है, बीकानेर के अंदर गुरुजी आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, बीकानेर के अंदर है। चलो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और जो आपकी राष्ट्रीय गाय अनुसंधान संस्था ये आपका कहां पर है, ये आपका गुरुजी करनाल हरियाणा में है। ये कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि ऊंट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बताओ भी, ऊंट की कौन सी नस्ल आपकी दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, अफगानी। तो आपकी जैसे दूध उत्पादन है ना, ठीक है, उसमें आपकी सबसे जैसे महत्वपूर्ण नस्ल है वो कौन सी है, वो बतानी है। बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, अफगानी है। तो दूध उत्पादन के लिए आपकी हो जाएगी बीकानेरी नस्ल, ठीक है। बीकानेरी नस्ल की जो यहाँ पे ऊंट है, ठीक है, वो क्या है, दूध के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। चलो ये तो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जैसे मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये देखो भाई, हाँ, जैसे गाय भैंस से रिलेटेड अब आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे एक तो ये बन जाता है, जैसे गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, आपको पता है 60 है, ठीक है। एक एक की मैं आपको बताता हूँ, भैंस और आपकी भेड़ में कितनी हो जाएगी, भेड़ में आपकी कितनी हो जाएंगी भाई, 54 हो जाएंगी, ठीक है। बकरी में आपकी कितनी हो जाएंगी, बकरी में आपके 60 हो जाएंगी। अब देखो इनकी नस्लें है ना, वो आपको साथ में याद करनी है। जैसे आपकी भैंस की कितनी नस्लें हो जाएगी भैया, आपकी ये 20 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गाय की कितनी हो जाएगी, गाय की आपकी 53 हो जाएगी। और भेड़ की कितनी हो जाएगी, आपकी 44 हो जाएगी। बकरी की आपकी कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि मुर्गी के अंदर कितने दांत होते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाए कि मुर्गी के अंदर कितने दांत होते हैं, तो आप क्या बताओगे, मुर्गी के अंदर एक भी दांत नहीं होता है, ठीक है। और बाकी आपके जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, इन सभी में क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से ये बन सकता है कि जैसे गाय भैंस है, इनमें दांत है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ऊपरी जबाड़े में, निचले जबाड़े में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, जो गाय भैंस होती है उनकी निचले जबाड़े में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों जबाड़े में नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद अगर आपको पूछ लीजिए कि पशुओं की जैसे जो उम्र है, ठीक है, आयु है, उनकी गणना किस हिसाब से की जाती है, तो हमेशा याद रखना, पशुओं की जो आयु की गणना वो दांतों की संख्या के हिसाब से की जाती है, ठीक है। पशुओं की जो आपकी आयु की गणना वो किसके हिसाब से की जाती है, दांतों की संख्या के हिसाब से की जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके और भी बन जाते हैं, वो मैंने आपको लगभग सारे बता दिए हैं। और अभी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। और देखो केपरा हिरकस है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है भाई, केपरा हिरकस आपका बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बकरी का अगर आपको वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, केपरा हिरकस बताओगे। तो चलो विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपको क्लास बी पार्ट की आज की जो क्लास थी, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको जितने भी प्रश्न थे वो सारे बताए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो एक बार आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी पार्ट, राजस्थान जीके, साइंस, मैथ बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं तो आप मुझे 90 24 31 48 58 9024314858 पे आप मुझे सुपरिचित स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहे चैनल के साथ।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, थैंक यू।